डॉक्टर रवि कुमार दाधीच, सह व्यावसायिक प्रशासन विभाग, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में। आज अपन कंपनी अधिनियम के विषय को अपन देखेंगे। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विगत कुछ वर्षों से भारत में औद्योगिक विकास की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्र का व्यापार व्यवसाय विश्वव्यापी होता जा रहा है। ऐसे में कंपनी संगठनों के नियम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता भी निसंदेह बढ़ जाती है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में कंपनी विधान बहुत ही जरूरी हो गया है और उसका अध्ययन और उसको समझना अति आवश्यक है। भारत में कंपनी विधान का मूल स्रोत इंग्लैंड का कंपनी विधान रहा है। कंपनी अधिनियम 1956 स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम था जो कंपनियों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु बनाया गया था। यह अधिनियम लगभग 6 दशकों तक प्रभावी रहा। इस अधिनियम में 2 दर्जन से भी अधिक बार संशोधन किए गए, किंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के द्रुतगामी परिवर्तन के दौर में ये सभी परिवर्तन अपर्याप्त सिद्ध हुए। ऐसी स्थिति में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक इस अधिनियम के स्थान पर एक संपूर्ण नए कंपनी अधिनियम की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए, किंतु इस अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 1912 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 1913 को पारित किया जा सका। तत्पश्चात भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 29 अगस्त 2013 को अपनी सम्मति प्रदान करते हुए इस अधिनियम को बनाया। इस प्रकार 1956 का कंपनी अधिनियम अब कंपनी अधिनियम 2013 संपूर्ण भारत में लागू हो गया। कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम विधान के तहत समामेलन हुआ है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2(20) के अनुसार इसे बताया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम किसी भी संघ संगठन अथवा कंपनी को तभी कंपनी के रूप में मान्यता देता है जबकि उसका समामेलन इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन हो गया हो। प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलित है। कानून की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी पूंजी अंतरंग योग्य अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। यहाँ हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि सभी कंपनियों को व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन नहीं माना जा सकता है। इस कारण यह है कि अब एक व्यक्ति कंपनी भी समामेलित करवाई जा सकती है। यह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बताया गया है कि अब एक व्यक्ति कंपनी भी समामेलित करवाई जा सकती है। कंपनी की विशेषताएं: फर्स्ट, समामेलित संस्था का होना। सेकंड,
व्यक्ति या व्यक्तियों का सम्मिलित होना। थर्ड, अभिदाता। फोर्थ, सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या। इसमें न्यूनतम कम से कम 2 सदस्यों का होना अधिक आवश्यक, और ऐसे निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनियों में न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है, जबकि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। पृथक वैधानिक अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, स्थायी अस्तित्व ये का होना, सार्वमुद्रा का होना और सीमित दायित्व। कंपनी गारंटी द्वारा सीमित, कंपनी की दशा में सीमित दायित्व वाली कंपनी, उसका दायित्व सीमित रहता है। अंश पूंजी का होना, अंतर्निय अंश, ट्रांसफरेबल शेयर्स। नेक्स्ट है अभियोग योग्यता, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखना। और थर्ड, पृथक संपत्ति, कंपनी की संपत्ति उसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं है, अपितु कंपनी की अपनी ही संपत्ति होती है। अनुबंध करने की क्षमता का होना, वैधानिक दायित्व का होना, राष्ट्रीयता का होना। यदि कंपनी किसी भी देश की नागरिक नहीं होती, किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती जिस देश में उसका सम्मेलन होता है। नागरिक नहीं एवं मूल अधिकार भी नहीं, कंपनी नागरिक भी नहीं होती है, न इसे कोई मूल अधिकार प्राप्त होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व रहता है, बना रहता है। इस प्रकार अपन ने आज कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1913 के अंतर्गत कंपनी की परिभाषा, अर्थ को समझा और उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है।